Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to getting into details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के The Hindu में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने अगस्त में भी पढ़ा था एंड I'll give you sufficient links जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ सर अगस्त में तो देखा ही था टॉपिक, वो फिर से रिवाइज हो रहा है टॉपिक, राइट। तो उस पर अभी फोकस करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली ये 3 डे कॉन्फ्रेंस है जो चल रहा है अभी एंड विद प्लस में G20 भी मोदी जी देख रहे हैं, काफ़ी बिजी हैं आजकल। G20 भी देख रहे हैं, टेरर कॉन्फ्रेंस भी देखना है ना, और SCO भी होके आए हैं तुरंत। तो मोदी जी से मतलब नहीं है, अपना देखो यहाँ पर कि G20 देखना है, SCO भी देखना है एक बार, और ये टेरर कॉन्फ्रेंस जो ये हो रहा है ये, प्लस बाली वाला भी सीन देख लेना एक बार अच्छे से, राइट। तो ये सब चीज़ों को एक जस्ट साथ देखा करो, ठीक है। एंड सेकंड इज विक्रम एस, ये सेकंड टाइम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड आई विल गिव यू द लिंक्स ऑल्सो कि इसमें थोड़ा सा आप अगस्त और सितंबर का टच कैसे दे सकते हो। एंड द थर्ड इज रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जिसको भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल स्क्रैच से पढ़ना है वो क्या करेगा, 27 अगस्त का वीडियो देखेगा जाके। 27 अगस्त को मैंने बहुत डिटेल्ड में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बताया था और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे उससे क्या चेंजेस वापस से इंट्रोड्यूस किए गए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। और जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है इसको आप लोगों ने रिसेंटली भी देखा होगा, अगर आप डेली देख रहे हैं एनालिसिस तो आपको पता होगा कि 11 नवंबर को पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। मतलब ग्रे लिस्ट को कहा जाता है हेवन फॉर द टेरर कंट्रीज। तो देखेंगे अच्छे से, दोनों को लिंक करेंगे, लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं। PM मोदी इनॉग्रेटेड थर्ड नो मनी फॉर टेरर। तो कितने नंबर का था, थर्ड था नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। So you know the place and you know the exact thing what is going on. Second is no money for terror conference started in 2018. 2018 में स्टार्ट हुआ as an initiative of the French government to specify focus on cooperation between the countries to choke terror funding. तो क्वेश्चन क्या बनता है सर यहाँ पे, ऐसे कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो सिंगल लाइनर चीज हो गई। बनेगा क्वेश्चन जब हम FATF को पढ़ेंगे, तो जब हम ये NMFT पढ़ रहे हैं तो इसको दोनों को लिंक करेंगे। और फ्रेंच गवर्नर याद रखना, फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी इन 2018। दीज आर द 2 हार्ड फैक्ट्स दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग। 2019 में कॉन्फ्रेंस होता है ऑस्ट्रेलिया में, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह चेयर। तो ये देखना ये कितना हुआ, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हो गया, और इंडिया में थर्ड। 2020 में हो ही नहीं पाया कोविड के टाइम पे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि थर्ड NMFT का कॉन्फ्रेंस का जो थीम होगा वो होगा ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म। बहुत जेन्यून सा थीम है, ग्लोबल फंड्स इन टेररिस्ट फाइनेंस एंड टेररिज्म, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है हमारे पास। द कॉन्फ्रेंस विल बी बिल्ड ऑन गेन्स ऑफ लर्निंग ऑफ प्रीवियस 2 कॉन्फ्रेंसेस। पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, अप्रैल 2018 एंड मेलबर्न एंड 2019, मतलब पेरिस वाली कॉन्फ्रेंस और मेलबर्न कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अब इंडिया वाला कॉन्फ्रेंस। तो इन दोनों से हम लोगों ने कुछ सीखा, फ्रांस, पेरिस, मेलबर्न, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन लोगों से हम लोगों ने कुछ सीखा और फिर उससे कुछ नया इनिशिएट स्टार्ट किया है, ठीक है। The conference intends to bring together representative of 75 countries. 75 कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस लाएंगे, इंटरनेशनल बॉडीज एंड डेलिब्रेशंस चलेगा 2 दिन तक, ठीक है। मोदी जी को ये कर लेने दीजिए। आपको क्या करना है, NMFT, ठीक है। अब NMFT में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको कि सर ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, ये पता होना चाहिए। और क्यों न्यूज में है, क्योंकि सर इसका थर्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसको एक बार कंक्लूड करते हैं और इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम अपना FAFT, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लिख ही देते हैं FATF। तो जब FATF पढ़ेंगे FATF को भी यहाँ पर ऐड ऑन करते चले जाएंगे। जब NMFT की बात होगी तो इसका थर्ड कॉन्फ्रेंस है, मतलब पहला आपको याद रखना है पेरिस, फर्स्ट एंड सेकेंड मेलबर्न, या फिर कह लो ऑस्ट्रेलिया, जो मन है जो इच्छा है वो कह लो। स्टार्ट किसने किया था, फ्रेंच गवर्नमेंट ने। और अभी कौन सा है थर्ड वाला, न्यू दिल्ली या फिर इंडिया। इतनी क्लैरिटी हो गई यहाँ पर, इतना क्लियर है। अब इस टॉपिक को ऐड ऑन करेंगे FATF से, और FATF वाली न्यूज आई थी 11 नवंबर को, तो वहां से इस चीज को हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ऐड ऑन होगा ये चीज। FATF की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनिशियली ये केवल मनी से रिलेटेड था, लेटर ऑन विद द चेंज इन द ग्लोबल सिनेरियो इसको
टेररिज्म से भी एड ऑन कर दिया गया। ठीक है, FATF इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो आपके लिए एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल मनी एंड फाइनेंसिंग वॉचडॉग, कौन सा है? ठीक है, अब बताना इंडिया में कौन है इसका वॉचडॉग? जो FATF इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में फाइनेंसिंग वॉचडॉग कौन है? ये सेटअप हुई थी 1989 में G7 मीटिंग से डेवलप्ड नेशंस इन पेरिस में मीटिंग चल रही थी। तो 1989 में सोचा अरे इसमें कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ चीजें डील की जा सकी। स्टार्टिंग में ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग था, विद लेटर ऑन इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग से भी जोड़ दिया गया। इनिशियली इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। यही बात इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग था। और 9/11 की अटैक के बाद इसको ऑन द यूएस FATF 2001 को एक्सपेंड किया गया और मैंडेट को ले गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। सर 9/11 अभी रिसेंट न्यूज में था ना, अभी जब हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था इसको, लाइक 1-2 दिन पहले, कि 9/11 जब हम लोगों ने नेटो पढ़ा था विद पोलैंड इशू, याद रखना उसमें नेटो का आर्टिकल 5 एक बार इन्वोक हुआ है, वो भी इसी टाइम पे। तो ये सब चीजें कनेक्ट किया करो, जैसे ही 9/11 आया यानी 2-3 दिन पहले का भी रिवीजन हो गया। और FATF तो 11 नवंबर को देखा था। FATF का सेक्रेटरीट है OECD में, एंड ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में। तो चीजें यहाँ पर एड ऑन कर लो, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। FATF 1989 ये भी पेरिस में, राइट। और ये अगर पेरिस में है तो इस टाइम पे कौन सी मीटिंग होगी थी? G7 वाली मीटिंग हो रही थी, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज की। फिर सर इसमें और क्या पढ़ना होगा? इसमें 2 चीजें और देखनी होंगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, वो देख लिया हम लोगों ने, अभी पेरिस में ही हेडक्वार्टर सर इसका, राइट। एंड FATF को देखना है कि ये 2 चीजों से डील करता है, विच इज मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग। और टेरर फाइनेंसिंग कब से हुआ? 9/11 के अटैक के बाद। अब इसमें 2 तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, और ग्रे लिस्ट से भी कौन सी कंट्री को हटाया गया? दैट इज पाकिस्तान। इतनी चीजें कर ली तो हो तो गया पूरा। टेरर कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, टेरर से रिलेटेड 1-2 चीजें भी देख ली, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं, हमारे पास रिटर्न में भी है सब कुछ, तो उसको भी आगे फॉलो अप करेंगे। FATF की प्लेनरी डिस्कशन साल में 3 बार होती है, ये याद रखना, 3 बार, और 3 ऐसे पर्टिकुलर मंथ्स में ही होती है, फेब, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने याद रखना। FATF करेंटली 37 मेंबर कंट्रीज हैं इसके जुरिस्डिक्शन में और 2 रीजनल। तो यानी FATF के कितने मेंबर्स हो गए सर? FATF के हो गए 39 मेंबर्स। 39 को किस तरह सेग्रीगेट करोगे? 37 और 2 रीजनल, तो 37 + 2 39। इस तरीके से चीजों को हम कोऑर्डिनेट करते चल रहे हैं और एक साथ सम अप भी करते चल रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी ने अगर नहीं रिवाइज किया उसका भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चल आगे देखते हैं FATF और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं भाई। तो सर इंडिया का FATF का बात की जाए तो इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया था 2006 में एंड बिकम अ फुल मेंबर इन 2010। ठीक है, इंडिया 2010 में FATF का फुल मेंबर बना एंड 2006 में इंडिया एज द ऑब्जर्वर ज्वाइन करता है इस चीज को। इसको भी देख लिया। इंडोनेशिया अभी केवल ऐसा मेंबर है जो कि ऑब्जर्वर है, ये भी है। अच्छा, ये इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है बताना। इंडोनेशिया बाली, राइट, बाली कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है, तो इस चीज से भी जरूरी है। G20 मोदी जी गए हुए हैं, राइट, और उनसे अब ले रहे हैं, प्रेसिडेंसी ले चुके हैं, नेक्स्ट ईयर से इंडिया भी लेगा और ट्रोइका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख रहे हो कैसे एक कंट्री को उठा के एक नया टॉपिक बना दिया जा रहा है। तो इस चीज से ऐसे जब पढ़ोगे तो चीजें रिवाइज होंगी। थोड़ा लगता है कि सर इतना नहीं है, वो टॉपिक का कनेक्शन है बस, और कुछ नहीं है स्पेशल। मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठ के। FATF NMFT दोनों को जोड़ दिया, कनेक्ट कर लिया, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट करंट अफेयर्स से उठा लिया, इंडोनेशिया क्योंकि ऑब्जर्वर है तो G20 बना लिया उसको। देखा कैसे टॉपिक्स क्रिएट हो गए आपस में। और अभी कौन है इसके प्रेसिडेंट FATF के? टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से टी राजा कुमार FATF के हेड हैं अभी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। लिस्ट की बात कर रहे थे, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं वो ब्लैक लिस्ट में, और जो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे लेकिन दे आर द जस्ट लाइक द हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग इन द मनी लॉन्ड्रिंग, व्हिच इज द ग्रे लिस्ट। और पाकिस्तान को हटाया गया है इस लिस्ट से। अब आते हैं विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लॉन्च्ड व्हीकल। देखो जब भी विक्रम एस की बातें आती हैं
तो आपको लग रहा हो कि सर ये विक्रम एस ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। देखो, जिन लोगों को इसका पर्पस समझना है उन लोगों के लिए क्या लाया जा रहा है अभी, विक्रम एस। इन्होंने लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करके वापस से गिरा दिया कि हाँ चलो ठीक है अब हम कर सकते हैं। स्पेस की जब भी बात आती है स्पेस की, तो हमारे कुछ टॉपिक्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, स्पेस की बात आती है स्पेस की, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे डार्ट, ठीक है, स्पेस फोर्स, यूएस ने बना भी लिया स्पेस फोर्स अपनी, ठीक है। और इसके बाद गगन, गगन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीपीएस न्यूज में था। तो ये सब टॉपिक्स हो गए। फिर उसके बाद अगर कोई लॉन्च वॉन्च हुआ है तो उनको देख लो एक बार, लॉन्च पैड्स, ठीक है, सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, ये सब। फिर LMV-4 ये देख लो। बस हो गया, स्पेस की बात में इतना ही काफ़ी है। और अभी नया है जो है प्रारंभ, लेकिन इसकी खास बात ये है कि सर ये ना प्राइवेट है, ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट पब्लिक का कॉन्फ्लुएंस है। जैसे स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स, स्पेस में डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट नहीं, मतलब प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स को दोनों का एंटर करना होगा एक साथ, ताकि आप डेवलपमेंट कर सकें आसानी से। तो ग्लोबल सिनेरियो में भी देखा गया। और इंडिया का प्राइवेट प्लेयर कौन है, बताना प्राइवेट प्लेयर कौन है। जब मैं ये टॉपिक एंड करूंगा आई विल सी इट अगेन द नेम ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर, जो कि इसरो का प्राइवेट हैंड है, ठीक है। तो इसको बताना अभी। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट टॉपिक पे। तो विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल रिसेंटली टुक ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट इन द इसरो श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट। बात कर रहे थे स्पेस पैड, लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, न्यूज में आ गया। द मिशन डब्ड प्रारंभ, क्या नाम है मिशन का, आरंभ है प्रचंड, राइट, प्रारंभ। ये अगर आप एनबीटी पढ़ते होगे ना भारत टाइम्स, उसमें आया है प्रारंभ है प्रचंड। इज द इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट पुश द lucrative स्पेस लॉन्च मार्केट। क्या वर्ड यूज किया है सर, प्राइवेट सेक्टर। तो अब तो बता दो कि कौन है इसरो का प्राइवेट हैंड, ठीक है। चलो, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इंडिया रैंक अमंग द टॉप 5 स्पेस फेयरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मिशन प्रारंभ इज अ मेजर माइलस्टोन इन द इंडिया स्पेस मार्केट जर्नी, मेकिंग स्काई रूट एयरोस्पेस। कौन सी कंपनी थी, स्काई रूट एयरोस्पेस, ये कंपनी थी जिसने इसको लॉन्च करवाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें अबाउट मिशन प्रारंभ। थोड़ा सा मिशन के बारे में भी जान लेते हैं, फिर जानेंगे इसरो का कौन सा ऐसा हैंड है। इट इज अ मिशन इन विच द इसरो लॉन्च्ड विक्रम एस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरोस्पेस। तो ये नाम तो याद रखना ही रखना है, स्काई रूट स्पेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम एस रॉकेट इज नेम्ड आफ्टर द विक्रम साराभाई, द फाउंडर ऑफ इसरो। इज सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल सब ऑर्बिटल लॉन्च, सब ऑर्बिटल लॉन्च है, सिंगल फ्यूल्ड है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर रह चुके हैं। In a suborbital flight, the vehicle travels slower than the orbital velocity, which means it's fast enough to reach outer space, but not fast enough to stay in an orbit around the Earth. ये भी समझ गए कि भाई वो ऑर्बिट के अराउंड तो नहीं फास्ट रह पाएगा, लेकिन वैसे फास्ट है। इंजन कैसा है, इंजन का नाम है कलाम 80, इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 3 कस्टमर पेलोड्स को कैरी करेगा, 2 इंडियन और 1 फॉरेन, एक विदेशी को बिठा ही लिया। इंक्लूडिंग 1 बाय स्पेस किड्स इंडिया कॉल्ड फनसैट, फनसैट का भी एक कोई रहेगा। पार्ट्स ऑफ विच वर डेवलप्ड बाय स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था स्कूल स्टूडेंट के द्वारा एक जो लेके गया था रॉकेट, वो फेल हुआ था मिशन। द विक्रम एस इज ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SSLV है। अब हम लोगों ने कौन पढ़ा है, PSLV और GSLV, ठीक है। ये PSL है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वेट क्या कैरी कर सकता है, 290 kg एंड 560 kg पर पेलोड्स इनटू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं। और क्लैट ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसरो डील इन द प्राइवेट आर्म स्पेस, इन स्पेस से डील करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको अहमदाबाद में मिलेगा। और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। Establishment of InSpace was announced in June 2020 by the Minister of Space, State for Space जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में। तो इसको लिंक कर लिया दोनों को, प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्राइवेट था, स्काई रूट और इनस्पेस दोनों पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रिवाइज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। बट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पे जाने से पहले आई वॉन्ट योर अटेंशन हियर। एक बार जिन लोगों ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में नहीं पढ़ा, ये नए हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा रिकैप हो जाए, तो फिर मजा ही आ जाएगा।
तो बस स्टार्ट करते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है इसमें, पहले हम देखते हैं डेटा, ठीक है। और कनेक्टिंग टॉपिक्स क्या है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ठीक है। ये बिल ही है, एक्ट नहीं है। देखो डेटा जब भी है, डेटा दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा पर्सनल डेटा और एक होता है नॉन पर्सनल डेटा। और जिसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है वो क्या करेगा, 27 अगस्त की वीडियो एक बार रिवाइज करोगे जाके। सर पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, पर्सनल डेटा जिसमें तुम्हारी पर्सनल चीजें, पर्सनल बातें शेयर हो सकती हैं, पर्सनल जो भी तुम्हारा एक्चुअली क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, या फिर क्या खाते हो क्या पीते हो, या एग्जैक्टली जो पर्सनल से पर्सन शेयर हो रही है वो पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल अगर कोई सर्वे हो रहा है तो वो कॉमन है भाई, वो तो नॉन पर्सनल डेटा में ही आ जाएगा, रेजिडेंस वगैरह। तो ये नॉन पर्सनल और पर्सनल डेटा दो तरह की डेटा होगी। इस पर्टिकुलर बिल में एम्फसाइज किया गया है पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा पे आपको क्या क्या पढ़ना है, पर्सनल डेटा पे एक कमेटी बनी थी जिसे हम कहते हैं BS श्रीकृष्ण कमेटी, ठीक है। BS श्रीकृष्ण की कमेटी बनी पर्सनल डेटा पे। और 2019 में एक कमेटी बनी थी JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस कमेटी को हेड कर रही थी मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी जी हेड कर रही थी इसको। और जो जब भी हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज द प्रिवेसी, ठीक है। प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब झोल इसमें प्रिवेसी का ही था। प्रिवेसी के ही कारण जो पहले आया था उसको डिनाई किया गया कि नहीं बहुत गलत है, इसमें क्रिटिसाइज किया गया, तो दोबारा रिवाइज किया गया। तो ये रिवाइज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। जब भी हम प्रिवेसी की बात करते हैं तो हमारा क्या धर्म होना चाहिए कि हम आर्टिकल 21 को फॉलो करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी में आता है। और केस है KS पुट्टास्वामी, जिसकी जजमेंट लिखी थी DY चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि इंडिया के 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब जब प्रिवेसी की बात आती है तो प्रिवेसी की बात पे एक चीज और एंटर होती है, दैट इज द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अब देखना कैसे हम इसको सितंबर लेके जाते हैं। जब भी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात आती है तो रिसेंटली गवर्नमेंट एक चीज लेके आई थी, दैट इज द प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल, राइट। यहां से लिंक करते हैं इसको, आइडेंटिफिकेशन बिल। प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल ने किसको सरपास किया था, प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 को, ठीक है। इसको हटा के फिर लाया गया प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल। अब प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हमें पढ़ने के लिए मिलेगा CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। अब CCTNS से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, दैट इज NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अगर इतना कर लोगे ना तो डेटा क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसको तो एपिसोड 4 में किया है, मैराथन के एपिसोड 4 में ही खत्म किया है ये CCTNS NCRB। तो आइडेंटिफिकेशन बिल ये वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेटा ही ले रहे हैं, बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इतना कर लोगे। अब आते हैं करंट पे, इतना। अब इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव द कंप्लीट एस्पेक्ट। चलो, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इसमें क्या किया गया कि 10,000 की पेनल्टी लगाई गई और ही और शी, ही और हर, ये वर्ड इंक्लूड किया गया। ही हिम हटा के, मतलब ही हिम के जगह एक और एडिशन किया गया, दैट इज शी एंड हर। तो ये एक बेसिक एडिशन था इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है सर। जब भी इसकी बात होगी पेनाल्टी की, तो पेनाल्टी दो तरह से इसमें बताई गई कि सर एक ना फिड्यूसरी होगा, डेटा फिड्यूसरी, और एक डेटा प्रिंसिपल। इसमें देखना कैसे सुधार किया गया, डेटा फिड्यूसरी एंड डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। डेटा फिड्यूसरी एंड डेटा प्रिंसिपल की बात की गई। इसमें डेटा फिड्यूसरी डेटा प्रिंसिपल में मेन क्या है
कि डेटा फिड्यूसरी वो होता है जो कि डेटा प्रोसेस करता है, और डेटा प्रिंसिपल वो होता है जो कि जिसका डेटा लिया जाता है। जैसे मान लो मेरा डेटा लिया गया तो आई एम द डेटा प्रिंसिपल। और डेटा प्रिंसिपल के प्रोटेक्शन के लिए बोला गया कि प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए, ये कंसेंट कभी भी विड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। और हाँ, ये कंसेंट प्रॉपर विड्रॉ हो सकती है कभी भी, और जो कंसेंट लेगा उसे हम कहेंगे कंसेंट मैनेजर। जैसे आप लोग करते हो ना जाने कितने चीज़ों पे एक दिन में आई अग्री आई अग्री आई अग्री लिखते हो, तो यहीं से है कि वो आप कंसेंट जो दे रहे हो उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हो, और कंसेंट जो होता है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं चीज़ होगी कि साइलेंस इज कंसीडर्ड एज अ कंसेंट, नहीं बॉस, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सब चलेगा, प्रॉपर कंसेंट देना पड़ेगा। आते हैं इस पे फैक्ट्स पे। ओरिजिनल बिल 2019 में था, BN श्रीकृष्णा थे, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा इंडिविजुअल एस्टेब्लिश डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। न्यू ड्राफ्ट 30 प्रोविजंस थे, अर्लियर 40 थे, अब चेंज हुआ, पार्लियामेंट में आया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ना बस टॉपिक है द गवर्नर इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन एयरफोर्स नीड्स अ न्यू डॉक्ट्रिन। इसको अच्छे से देखना व्हेन इट कम्स टू द इंडियन एयरफोर्स, कि स्पेस वॉर्स वाली बातें हैं, फिर लैंड पे भी हमारे पास है, तो स्पेस में कुछ नहीं है इस टाइप का, तो स्पेस पे भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेसिकली उसी बारे में बात की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं हो तो प्लीज गो थ्रू द पीपीटी और एक बार जूम कर लेना। अ पिटिशन हैज सॉट द रिवाइवल ऑफ एनजैक। एनजैक के बारे में बहुत पढ़ा है हमने कॉलेजियम में। Second is the Lok Sabha 1972 briefly considered the suggestions of Andaman Nicobar Island as Ashradeep and Swaraj Deep. Which historical personality suggested these names? Subhash Chandra Bose is the answer, अगर नहीं पता हो तो। Which bank in India has been authorized to issue the NCAS and electoral bond? And I want you all people to answer this question. Very easy question and basic. Fifth one is the which of the following that is known to be primary destination for the rhino horns? इसको भी पढ़ा था जब rhino horns के बारे में बात कर रहे थे, horns के बारे में, तो इतना करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन एंड डू एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।